हेलो फ्रेंड्स। आज से एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें जो भी साइंस का जो बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है रेलवे का और एसएससी का, उसको आज से हम लोग देखेंगे। तो छोटा छोटा ही वीडियो डालूंगा मैं, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उन्हीं को सिर्फ हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहले जो ये फादर ऑफ जो भी साइंस का जो भी मेजर ब्रांच है उसका जो फादर है बहुत पूछा जा रहा है। तो इसका जो भी है पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को। फिर है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी में एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, उनका नेमिंग किया जाता है। ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्ल लिनियस। फिर फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल। दोनों सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टियस। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टियस। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगर मेंडल। जो ग्रिगोर मेंडल है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। जिस जेनेटिक्स में हम लोग अनुवांशिक ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना। तो फादर इससे कौन है? ग्रिगोर मेंडल। अब आता है जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? एक ब्रांच है। ये जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स जो भी लिखा हुआ है ये सारे क्या हैं? ब्रांच हैं बायोलॉजी के। तो जूलॉजी में हम लोग मेनली किसके बारे में अध्ययन करते हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में, टू स्टडी अबाउट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। बॉटनी में टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स के बारे में। और जेनेटिक्स में टू स्टडी अबाउट जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक्स में जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया जाता है। यहाँ पे अब मैं एक पैटर्न बना दिया हूँ। जैसे जो हमारा सेल है, तो सेल जो है जब ग्रोथ करता है तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से फिर ग्रोथ करेगा और मल्टीपल ग्रोथ करेगा तो ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से लिविंग बॉडी। इस तरह से पैटर्न बन के हमारा ग्रोथ होता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटोप्लाज्म। देखिए, प्रोटोप्लाज्म से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो प्रोटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म का। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म जो है हमारा जो भी इनर फ्लूइड जो भी लिक्विड पार्ट है, ठीक है ना, जैसे हमारा जो जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके अंदर जितना भी सारा चीज़ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो सारा पार्ट होगा वो हो गया हमारा क्या? वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी लिविंग पार्ट है सेल का वो हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस, ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म में आ गया। अब प्रोटोप्लाज्म जो है उसको हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या आ गया? सेल ऑर्गेनल्स। सॉलिड पार्ट में क्या आ गया? सेल ऑर्गेनल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हम एग्जांपल के लिए लिख दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। लिक्विड पार्ट में क्या आ गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या? लिक्विड पार्ट है। ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म में था। आइए नेक्स्ट अब देखते हैं। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन में हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं टू गेट एनर्जी। फूड क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच वी गेट द फूड और कंज्यूम द फूड टू यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। ठीक ना। उसका हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी लेने के लिए यूज करते हैं फूड का। तो न्यूट्रिशन को दो तरह से बांटा गया, एक है ऑटोट्रॉपिक और एक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या बोलता है कि जो ऑर्गेनिज्म में वो प्रिपेयर करते हैं देयर ऑन फूड। ऑटोट्रॉपिक में खुद से, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑटोनोमस होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं? खुद से खुद का भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। लेकिन हेटरोट्रॉपिक में हम लोग आ जाते हैं, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, ये क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे भोजन के लिए। ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक का दो टाइप हो जाता है, तीन टाइप हो जाता है, सॉरी। एक है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो हेटरोट्रॉपिक का तीन टाइप याद रखिएगा, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। और ऑटोट्रॉपी का भी दो टाइप हो जाता है, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा हो जाता है कीमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस
ये 2 टाइप हैं ऑटोट्रॉपिक के, और हेटरोट्रॉपिक के 3 टाइप हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑटोट्रॉपिक है प्लांट, एल्गी, यूग्लिना, और हेटरोट्रॉपिक में एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, पैरासाइट्स। नेक्स्ट लाइफ साइकिल, यहाँ मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है एक ऑर्डर के रूप में कि जैसे हमारा जो लाइफ साइकिल है वो किस रूप से चलता है। जैसे सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, जाइगोट, जाइगोट और ऑब्लिक करके सेल। मत कहने का मतलब जाइगोट क्या है, एक तरह का सेल ही है। हमारा जो पहला स्टेज होता है हमारे लाइफ का वो क्या होता है, जाइगोट। जैसे जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल का जो जो एग है, जो उनका जैसे जो फीमेल है उनका जो एग है और जो मेल है उनका जो स्पर्म सेल है, वो जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट कैसा होता है, तो एक डाइप्लॉइड सेल होता है। डाइप्लॉइड करने का मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। 23 जो होंगे वो मदर के एग्स के होंगे, और 23 जो होंगे वो फादर के स्पर्म के होंगे, और वो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो जाइगोट क्या है, एक डाइप्लॉइड सेल है। और जो स्पर्म सेल होता है या जो एग सेल होता है वो क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद जब आगे जब प्रोसेस बढ़ता है तो एम्ब्रियो बनता है। सेल डेवलप हुआ थोड़ा तो क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर सेल डेवलप करेगा तो फीटस। फीटस एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाइड होने लगते हैं अब। तो आप लोग पहले सुने, अभी भी सुनते होंगे कि कहीं कहीं पे, या तो अब तो बंद ही हो गया है। पहले क्या होता था कि फीटिसाइड होता था। उसमें क्या किया जाता था कि जो फीमेल हैं उनको मतलब गर्भ में ही मार दिया जाता था, अल्ट्रासाउंड से टेस्ट करके उनको मार दिया जाता था। पहले ऐसा बहुत होता था, पहले के ज़माने में ये सब गलत चीज़ था, ठीक ना। तो फीटिसाइड उसी को कहा गया है, इसी के नाम से आया है फीटिसाइड, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है, बॉडी ऑर्गन वो आइडेंटिफाइड होने लगते थे कि वो लड़का है या लड़की। तो लड़की रहती थी तो उसको मार देते थे, ठीक है। तो अब फीटस के आगे डेवलप होगा तो फिर बॉर्न मतलब बच्चा जो है वो जन्म ले लेगा। फिर उसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से फिर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या हो जाता है कि हमारा जो है हार्मोनल एक हार्मोनल एज आ जाता है, जिसमें बहुत सारे गोनैड्स ऑर्गन आपके डेवलप होंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद एडल्ट, एडल्ट के बाद ओल्ड एज, ओल्ड एज के बाद फिर डेथ, डेथ हुआ, फिर आदमी निपट गया। नेक्स्ट में विलियम हार्वे। विलियम हार्वे याद रखिएगा इनको, इन्होंने डिस्कवर किया था अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को लेकर के इन्होंने डिस्कवरी किया था। ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किसने डिस्कवरी किया था ये विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे डिस्कवर्ड अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज एंजियोलॉजी। तो देखिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को खोजा किसने, विलियम हार्वे ने, और इसका स्टडी कहलाता क्या है, एंजियोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी एंजियोलॉजी। नेक्स्ट स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बोन मैरो। एडल्ट में हम लोग में क्या जो ब्लड फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो टेक्स प्लेस होता है, वो ब्लड फॉर्मेशन लीवर या तो फिर स्प्लीन में होता है, जिसको योग सैक भी कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा एम्ब्रियो में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर या फिर स्प्लीन में होता है, ना कि बोन मैरो में, ओके। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग, यह कहा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कब की थी, 1665 में की थी। नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल यूनिट ऑफ लिविंग। प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल यूनिट ऑफ लिविंग है। यह किसका कथन था, यह था थॉमस हक्सले का। थॉमस हक्सले का यह स्टेटमेंट था कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल यूनिट ऑफ लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म वैसे होता क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म एक तरह का लिविंग पार्ट है सेल का, जो कि एनिमल सेल में हमारा जो सेल है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वाल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वाल। तो वहाँ पर उस प्लांट सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो सेल वाल से सराउंडेड होगा, जबकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी क्या है कि लिविंग पार्ट है सेल का।
प्रोटोप्लाज्म को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को, तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा। नेक्स्ट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया और एल्गी को कनेक्ट करने वाले जो थी ऑर्गेनिज्म हो गया वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली में इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और टेक्निकली यह एक तरह से क्या है, बैक्टीरिया ही है, ठीक है ना। अब ये कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जा रहा है, कनेक्टिंग लिंक इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो साइनोबैक्टीरिया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया से मिलता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी से मिलता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है कि यह दोनों के बीच में क्या है, एक संबंध स्थापित कर रहा है। और दूसरा कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसको क्यों कहा जा रहा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक फाइकोबिलिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक ना, उसका और क्लोरोफिल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ब्लू ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उसी के आधार पे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। बट इसको हम लोग एज ए बैक्टीरिया देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है आपको कहीं भी लेक में आपको देखने को, तालाब इस समय देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पे, द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या बोलता है कि द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उनके बीच का और सेल मेम्ब्रेन के बीच का उनके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है वो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म को अगर क्लासीफाई करोगे आप तो दो तरह से कर सकते हो कि साइटोप्लाज्म को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो इसका लिक्विड पार्ट और एक हो गया इसका सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में सेल ऑर्गेनल्स आ जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या आ जाएंगे, सेल ऑर्गेनल में आ जाएंगे, ठीक है। और लिक्विड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म में क्या बोलता है, वाइटल एक्टिविटीज इनसाइड सेल। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म में जो है हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें ये अकर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, क्योंकि जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो एनर्जी हमको मिलता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा ही, ठीक है। तो इसलिए वाइटल एक्टिविटीज़ बोला गया। वाइटल मतलब क्या होता है, बहुत ही नेसेसरी, तो वेरी नेसेसरी एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, ठीक है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पूछ देगा मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म को हम लोग देखते हैं दो भाग। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में देखिए, एनाबॉलिज्म थोड़ा लिखा हुआ कट गया है। एनाबॉलिज्म में मतलब क्या, इसका मीनिंग होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन, किसी चीज़ का निर्माण होना, किसी चीज़ का फॉर्म होना। जैसे दो एमिनो एसिड मिल करके यहाँ प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक ना, प्रोटीन बना रहे हैं। तो यहाँ एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हमेशा फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का, कि कोई दो चीज़ मिला करके एक चीज़ का निर्माण होगा। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, उसी तरह से। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म में क्या बोलता है कि यहाँ कैटाबॉलिज्म का अर्थ है ब्रेक डाउन। इसका मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन मतलब टूटना। जैसे ग्लूकोज जो है वो टूटा CO2 में और प्लस H2O में, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे डाइजेशन का है, कैटाबॉलिक प्रोसेस का है। एक एग्जांपल है रिस्पायरेशन में भी एक कैटाबॉलिक है, एक्सक्रीशन, ये सब क्या है, कैटाबॉलिज्म में यहाँ पे क्या होता है, टूटने का काम होता है, कोई चीज़ आपस में टूटता है, ठीक है ना, ठीक है। तो डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन ये सब पूछ देता है कि डाइजेशन कैसा है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म है, ठीक है ना। आगे ATP, नेक्स्ट क्या है, ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ATP को एनर्जी करेंसी बोला जाता है ह्यूमन बॉडी का। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द एनर्जी टेकन बाय द सेल टू वर्क, ठीक है ना, एनर्जी जो सेल के द्वारा लिया जाता है वर्क करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, ATP। 1 ATP में कितना होता है ये पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है। 1 ATP में 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये वैल्यू 7.3 K से किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होता है, ठीक है, 1 ATP में। नेक्स्ट, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नियर द सेल एट ए टाइम। एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है एक समय पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने पूछ सकता है, कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है एक बार में,
तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन आवर बॉडी। रेशियो जो है, जो अनुपात होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, होता है 600:1 का, मतलब 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी, ठीक है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का ल्यूको मतलब क्या होता है? वाइट, और साइट मतलब सेल। जैसे इरिथ्रोसाइट था आरबीसी के लिए, तो इरिथ्रो मतलब रेड और साइट मतलब सेल, उसी तरह से ल्यूको मतलब वाइट और साइट मतलब सेल। तो डब्ल्यूबीसी और ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। देखिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है? वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इन्फेक्शन से फाइट करता है और फॉरेन पार्टिकल्स को मारता है, ठीक है। तो अदर नेम्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का कुछ और नाम दिया गया है। ल्यूकोसाइट्स तो इसका नाम है ही, कुछ और नाम है जैसे फाइटर सेल, क्योंकि फाइट करने का काम करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, जो भी ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उनसे फाइट करता है, तो फाइटर सेल। बॉडी गार्ड सेल, क्योंकि एक रक्षक का काम कर रहा है हमारे बॉडी के लिए। सोल्जर सेल, सोल्जर की तरह काम कर रहा है, एड मतलब हमेशा ड्यूटी पर अपना रहता है। कभी भी कोई भी अगर कोई भी बाहर से कोई भी जीवाणु हम पे अटैक करेगा तो उसको ये मारने का काम करता है, तो सोल्जर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में बोलता है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। देखिए ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ न्यूक्लियस जो था वो अब्सेंट था। ओके। शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी इरेगुलर। शेप क्या कैसा है डब्ल्यूबीसी का? इरेगुलर से इरेगुलर शेप है डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड कॉर्पेसल्स का। ओके, शेप कैसा है? इरेगुलर। जबकि आरबीसी का शेप कैसा था? तो वो था डम्बल शेप, डम्बल बेल डिस्क शेप था, ओके, या बाइकॉनकेव डिस्क शेप था, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी का टाइप देखते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी का मेनली अगर क्लासीफाई किया जाए तो 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट और दूसरा अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में क्या हो जाएगा? तो ग्रैनुलोसाइट उस तरह के डब्ल्यूबीसी को कह रहे हैं, सच डब्ल्यूबीसी विच हैव अ ग्रैनुअस और पार्टिकल इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। वैसा डब्ल्यूबीसी जिसके जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या हो? ग्रैनुअल्स हो, पार्टिकल्स हो इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म, ठीक ना, उसको कैसे बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। और अग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में क्या होगा? पार्टिकल्स या ग्रैनुल्स जो होंगे उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अग्रैनुलोसाइट में बोलता है कि एग्जिस्ट विदाउट ग्रैनुअल्स। अब ग्रैनुलोसाइट को भी 3 तरह से बांट दिया गया है, एक है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और फिर है बेसोफिल्स। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैनुलोसाइट का टाइप पूछता है कितना टाइप होता है, तो 3 टाइप होता है। ये है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। जबकि अग्रैनुलोसाइट का 2 टाइप होता है, और ये है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ओके। तो एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है कि ब्लड सेल्स में सबसे बड़ा सेल्स कौन होता है? तो वो है मोनोसाइट, और वो है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। हिपारिन स्लो द फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? हिपारिन स्लोज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। देखिए हिपारिन जो है ये हमारे बॉडी में, बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। मास्ट सेल जो होता है हमारे बॉडी में या लीवर, उसके द्वारा ये बनाया जाता है हिपारिन। और ये क्या करता है? ये स्लो कर देता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट को ये स्लो कर देता है। जहाँ जहाँ पे क्लॉटिंग होता है उस प्रोसेस को ये स्लो करता है हिपारिन। तो इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट। मतलब ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, स्लो कर देता है। जितना जल्दी होना चाहिए था उतना जल्दी नहीं हो पाएगा अगर ये वहाँ पे मौजूद रहेगा तो ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। जब भी ओपन हार्ट सर्जरी या कोई भी किडनी का डायलिसिस, ये सब जो भी होता है उस टाइम हिपारिन ही डॉक्टर लोग क्या करता है, हिपारिन क्योंकि बाहर भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, तो उसका हिपारिन का यूज करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान कि हमारा ब्लड जो है क्लॉट ना करे और इजीली वो अपना प्रोसेस कर लें। नेक्स्ट है हिस्टामिन। हिस्टामिन इज़ अ केमिकल योर बॉडी रिलीजेज। अब हिस्टामिन क्या है? एक तरह का केमिकल है जो कि हमारा बॉडी रिलीज करता है। और ये एक्चुअली होता है क्या? हिस्टामिन ये एलर्जी सिम्टम्स को दिखाता है। एलर्जी सिम्टम्स को, जैसे आपने कुछ खा लिया और वो आपके लिए एलर्जी का काम कर रहा है, ठीक ना, वो आपके लिए सही नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये एलर्जी के रूप में उसको शो करेगा, ठीक ना। जैसे आपने कोई प्रोटीन खा लिया या, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपका बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर यही हिस्टामिन जो है वो एलर्जी का सिम्टम्स देता है और बॉडी को एक तरह से मैसेंजर का काम करता है। ये मैसेज देता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक ना, बॉडी के लिए। तो ये अपना कुछ सिम्टम्स दिखाएगा, जैसे आपका नाक बहना शुरू हो जाएगा, रनिंग नोज हो जाएगा, स्नीजिंग छींक आएगा, ठीक ना। जैसे किसी को धूल करने से बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है, ठीक है,
किसी को कुछ सब्जी से एलर्जी हो जाता है, तो ये हिस्टामिन शो करता है। तो ये हिस्टामिन को याद रखिएगा, हिपारिन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लैक ऑफ WBC इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जब WBC का कमी होगा, लैक मतलब होता है कमी होगा, तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा और हमारा इम्यूनिटी डिक्रीज होगा, फिर उसका इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज़ होंगे। तो जो डिजीज़ है उसका नाम आपको याद रखना है, डिजीज़ का नाम है न्यूट्रोपेनिया, और इसी को ल्यूकोपेनिया भी कहा जाता है। तो न्यूट्रोपेनिया और ल्यूकोपेनिया एक ही बीमारी का दो नाम है। इसको याद रखिएगा कि जब WBC की कमी होगी, गिरावट होगी, तो ये प्रॉब्लम होगा, न्यूट्रोपेनिया एंड ल्यूकोपेनिया। अगर एक्सेस होगा अगर हमारे बॉडी में, नेक्स्ट में क्या है, एक्सेस अगर होगा हमारे बॉडी में WBC की मात्रा का, तो उससे भी एक प्रॉब्लम ही होगा। देखिए दोनों में कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम। एक्सेस हो जाएगा अगर WBC का, तो उसमें हो गया होता है क्या, ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं HIV का फुल फॉर्म पूछ देता है, ईजी है, आप लोग को, आपको भी याद होगा, लेकिन फिर से देख लीजिए। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है एड्स का फुल फॉर्म पूछ देता है, एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स अगर किसी को, मान लीजिए कैसे पता चला है किसी को एड्स हो गया, तो इसका टेस्ट का नाम क्या है, जैसे टेस्ट एड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, वो है इलीसा। क्या नाम है, इलीसा, ठीक है, ELISA। इसका फुल फॉर्म होता है इलीसा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इलीसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट है Ca2+, मतलब कैल्शियम एंड विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो आपसे देखिए हम यहाँ पे दोनों ऐड कर दिए हैं। अगर मिनरल पूछेगा कि कौन सा मिनरल ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो कैल्शियम हेल्प करता है। कैल्शियम मिनरल है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो वो है विटामिन के। आगे नेक्स्ट में बोलता है फाइब्रिनोजेन इज ए प्रोटीन दैट हेल्प्स विद द ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजेन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो विटामिन हम लोग देखें, मिनरल भी देखें, प्रोटीन में पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन है, थ्रोम्बिन है, ठीक ना। मुख्यतः फाइब्रिनोजेन है जो कि हेल्प करता है क्या, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट होने में। नेक्स्ट में हीमोफीलिया बी इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। इसे क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। और फैक्टर 9 डिफिशियंसी भी इसे कहा जाता है, हीमोफीलिया बी को। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट फैक्टर 9 इज ए प्रोटीन। फैक्टर 9 क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। फैक्टर 9 इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द बॉडी। फैक्टर 9 जो है वह एक प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इट हेल्प्स द ब्लड फॉर्म क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, जो कि स्टॉप करने के लिए ब्लड जो होता है, अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको ये क्लॉट करने में मदद करता है फैक्टर 9। अगर फैक्टर 9 की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा बीमारी होगा, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में होता क्या है कि ब्लीडिंग लगातार होते रहती है। देखोगे किसी को अगर हीमोफीलिया हो गया तो उसको इंजेक्शन एक चढ़ाया जाता है फैक्टर 9 का प्रोटीन का। उसमें होता क्या है कि वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्लॉटिंग। देखिए क्लॉटिंग जो टर्म है वो अगर इनसाइड द बॉडी के लिए आया, जैसे अगर ब्लड बॉडी के अंदर अगर क्लॉट हो रहा है तो उसको क्लॉटिंग बोलेंगे इनसाइड के लिए। लेकिन अगर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, जैसे बाहर में कहीं घाव आपको हो गया, अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर रहा है, कहीं जख्म हो गया, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन आउटसाइड द बॉडी के लिए यूज होता है, क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एंटी क्लॉटिंग कोगुलेशन फैक्टर। एंटी क्लॉटिंग ये हम लोग पीछे भी देखे थे। हिपारिन क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग होता है और कोगुलेशन फैक्टर होता है। मतलब ये क्या करता है, हिपारिन ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने देता है। हिपारिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने देता है, ब्लड के क्लॉटिंग को स्लो कर देता है। कौन है, हिपारिन। डज नॉट अलाउ ब्लड क्लॉटिंग। हिपारिन क्या, नीचे हमने लिख दिया कि हिपारिन डज नॉट अलाउ ब्लड क्लॉटिंग, अलाउ ही नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट सफोकेटिंग गैस, स्वीट स्लीपिंग गैस, या साइलेंट किलर गैस, या इनविजिबल किलर। सारा जो नाम है वो एक ही गैस को दिया गया, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट द विटामिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो कौन सा विटामिन है जो कि मदद करता है RBC के फॉर्मेशन में, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, वो है हमारा विटामिन B12।
जिसे हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है। और फिर विटामिन B6 इसका केमिकल नेम है क्या है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और एक विटामिन B9 भी आपको मिल जाएगा देखने को कहीं कहीं, वो भी हेल्प करता है, विटामिन B9 भी हेल्प करता है इसका फॉर्मेशन में आरबीसी का। उसका केमिकल नेम क्या है, फॉलिकल एसिड। नेक्स्ट है आरबीसी इन लेसर अमाउंट कॉज एनीमिया। आरबीसी का हमारे बॉडी में कम होना कौन सा डिजीज कॉज करता है, वो है एनीमिया। एनीमिया में होता क्या है, देखिए आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। अब जब हमारे बॉडी में आरबीसी का मात्रा कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन सही से, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं होगा तो हम लोग हमेशा क्या, ऑलवेज फील टायर्ड, हम लोग टायर्ड फील करेंगे, ठीक ना, और वीक फील करेंगे। तो एनीमिया में क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और हमारा बॉडी जो है उसमें इनफ जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नहीं हो पाती है और हम लोग टायर्ड फील करते हैं, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसी इन मोर। अगर आरबीसी का मात्रा अधिक हो जाए तो वो भी एक डिजीज़ कॉज करता है, उसका नाम है पॉलीसीथीमिया। और पॉलीसीथीमिया में क्या होता है, ये रेयर ब्लड डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, ये जनरली ऐसे होता नहीं है, लेकिन जनरली एनीमिया डिजीज होता है, लेकिन पॉलीसीथीमिया एक रेयर प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होता है कि अगर आरबीसी का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में तो ब्लैक स्पॉट, हमारा जो स्किन है उस पर ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है, जगह जगह धब्बा, खून का थक्का जैसा ऐसा ब्लैक स्पॉट बना हुआ दिख जाएगा, ठीक है। बिलीरुबिन इज ए ब्राउनिश येलो सबस्टांस फाउंड इन बाइल। बिलीरुबिन, पहले समझते हैं बिलीरुबिन होता क्या है। तो बिलीरुबिन जो है वो आरबीसी जब टूटता है हमारे बॉडी में, जब आरबीसी जब ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का, तो उसी से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। अब बिलीरुबिन का कलर पूछता है एग्जाम में जनरली कि बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, तो ये ब्राउनिश येलो सबस्टांस होता है जो कि बाइल में पाया जाता है। बाइल क्या होता है, तो बाइल जो है वो एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि बनाया जाता है लीवर के द्वारा और उसी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में जाकर के क्या होता है, स्टोर होता है। सेकेंड, मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। मोनोसाइट्स ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है, मोनोसाइट्स, और ये लार्जेस्ट सेल होता है पूरे ब्लड सेल्स का। लार्जेस्ट सेल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ ब्लड। आपको ऐसा भी पता होगा कि डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे ज़्यादा होता है बड़ा ब्लड सेल्स में, और डब्ल्यूबीसी में भी जो टाइप है उनमें मोनोसाइट्स का सबसे ज़्यादा साइज होता है ब्लड सेल्स में। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। 120 दिन की लाइफ स्पैन होती है, 120 दिन तक जीवित रहता है कौन, हमारा आरबीसी। मैक्सिमम डेथ ऑफ रेड ब्लड सेल्स अकर इन स्प्लीन। मैक्सिमम डेथ जो है अकर करता है रेड ब्लड, आरबीसी का मैक्सिमम डेथ का, आरबीसी मैक्सिमम कहाँ पे डेड करता है जाकर के, तो वो स्प्लीन में। स्प्लीन क्या है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक ऑर्गन है, इसको हम लोग क्या, और स्प्लीन के बारे में एक और ख़ास बात है कि स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ सम, नेक्स्ट, रीजनरेशन ऑफ सम आरबीसी ऑल्सो अकर इन स्प्लीन। रीजनरेशन, कुछ आरबीसी का रीजनरेशन भी होता है और वो भी कहाँ होता है, तो स्प्लीन में। ये क्वेश्चन पूछता है कि रीजनरेशन ऑफ आरबीसी अकर वेयर, तो इट इज़ इन स्प्लीन। नेक्स्ट, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक, क्योंकि ये रीजनरेशन हो रहा है तो ये हमें मतलब ब्लड भी दे रहा है, आरबीसी भी दे रहा है, और दूसरा कि वहाँ पे आरबीसी का डेथ भी अगर करता है, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो इसलिए स्प्लीन जो है उसको क्या उपाधि दिया गया है, ब्लड बैंक का और ग्रेवयार्ड का। तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। शेप ऑफ आरबीसी, नेक्स्ट, शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शेप कैसा होता है ये पूछता है, तो आरबीसी का शेप होता है डम्बल बेल शेप या फिर बाइकॉन्केव डिस्क की तरह होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन मैमल्स आरबीसी। न्यूक्लियस जो होता है वो मैमरीन आरबीसी में न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कैमल है, जिराफ है, लामा है, ये 3 ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शन है कि उनमें ये मैमल हैं, और इनमें क्या होता है कि इनके इनका जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन ऐसे जनरली न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है मैमल्स आरबीसी में, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी को और क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी डिस्कवर्ड बाई एंटन वॉन लीवेनहॉक। देखिए लीवेनहॉक, यहाँ पे नाम थोड़ा छूट गया है, एंटन वॉन लीवेनहॉक, इसका पूरा क्या होगा, एंटन वॉन लीवेनहॉक। आरबीसी का डिस्कवरी किसने किया था, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने, जिन्होंने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की थी
ठीक है ना। लार्जेस्ट स्पर्म सेल का भी डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स एम्फियूमा, जो कि क्या है, एक एम्फीबियन है। तो लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है, तो वो है एम्फियूमिया, जो कि क्या है, एम्फियूमा, जो कि एक एम्फीबियन है। लीच हैज़ 32 ब्रेन्स। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आप बहुत बार सुने भी होंगे ऐसा कोई कि किस एथी के पास, ऑर्गेनिज्म के पास, किस जीव के पास 32 ब्रेन होते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि 32 ब्रेन होते वैसे नहीं, एक ही सिंगल ब्रेन होता है, लेकिन वो ओवरऑल पूरे बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी वो डिवाइड रहता है, 32 सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है, इसलिए 32 ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, सिंगल ब्रेन ही क्या है, 32 सेगमेंट्स में बटा हुआ है थ्रू आउट द बॉडी। ओके।